कल हमने विकास के सिद्धांत का वर्णन और जिक्र पिछले वीडियो में किया था, जिसमें हमने विकास के 6 सिद्धांतों को पढ़ा था। चूंकि हमें 11 सिद्धांत लगभग पढ़ने थे, ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग बना रहे, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको दूसरे वीडियो में डालने का प्रयास किया। विकास का अब हम 7वां सिद्धांत पढ़ते हैं। 7वां सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, जबकि अगर हम रीजनिंग में देखेंगे तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट भी और विशिष्ट से सामान्य भी। लेकिन विकास के अर्थ में जो प्रिंसिपल है ये वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। इसके 2-3 उदाहरण हम आपको बताते हैं। सबसे पहले, बच्चा अगर कुछ भी उठाता है तो ऐसे उठाता है। कागज भी उठाएगा तो ऐसे, पानी भी उठाएगा तो चाहे भी बूंद ना आए, कागज भी पकड़ेगा तो ऐसे, कलम पकड़ेगा तो भी ऐसे, सब चीज़ों को ऐसे पकड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वो इसमें स्पेसिफिकेशन करने लगता है कि पानी अगर लेना है तो ऐसे लेना है, कागज पकड़ना है तो ऐसे पकड़ना है, कलम पकड़ना है तो ऐसे पकड़ना है। यानी द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इट चेंजेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। पहले सामान्य तौर पर देखिए, अगर हम बात करें पढ़ाई की भी, तो 10वीं क्लास तक बच्चा हर सब्जेक्ट पढ़ रहा है, सामान्य सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है। धीरे धीरे उसमें स्पेसिफिकेशन होता जाता है, वो आर्ट में जा रहा है, कॉमर्स में जा रहा है, साइंस में जा रहा है, बाद में आगे भी उसमें साइड चेंजेस होते हैं। तो धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया है कि हमेशा विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। इट मीन्स द डेवलपमेंट फॉलोज द पैटर्न फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होगा कभी भी, हमेशा जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इसके बाद 8वां जो है वो देखिए, चक्रीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है उसका जो पैटर्न है वो स्पाइरल, एक जैसा नहीं है कि बिल्कुल एक गति से चलता जा रहा है। अगर हम इसको ग्राफ के जरिए इसको समझना चाहें तो देखिए 2 तरह का पैटर्न हम देखते हैं। एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ऐसा पैटर्न नहीं होता, बल्कि विकास का जो पैटर्न है वो ऐसा होता है, ऐसे। यानी विकास हुआ, फिर रुक गया, फिर हुआ, रुक गया, फिर हुआ, रुक गया, इस तरह से। यानी विकास कभी फास्ट और कभी स्लो। यानी आपने देखा होगा, कभी किसी बच्चे को देख रहे हैं तो 2-3 साल से उतना ही बड़ा आपको नजर आ रहा है, फिर आप कहते हैं इतने जल्दी इतना हो गया, इतनी लंबाई तेरी बढ़ गई। ये सब साबित करता है, इट शोज दैट द डेवलपमेंट फॉलोज द पैटर्न ऑफ स्पाइरल। यानी ये पैटर्न हम देखते हैं, ये पैटर्न नहीं देखते। डेवलपमेंट की एक खास बात है कि विकास एक रफ्तार से नहीं होगा। जैसे कई बार आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, स्कूटी चला रहे हैं, तो आप एक ही स्पीड से नहीं चला सकते। उसमें आप देखेंगे कि हमेशा या तो स्पीड कम हो रही है या तो तेज हो रही है। हाईवे पे जा रहे हैं आप, जाम में आप ये नहीं कह सकते कि हम सब 20 की स्पीड में चलाते हैं, जाम लगा रहता है तो उसमें भी 20 स्पीड चलाते हैं, ऐसा नहीं होता। वही चीज़ हम अगर डेवलपमेंट से जोड़ के देखें तो विकास कभी होता है, फिर कभी थोड़ा स्लो होता है, फिर थोड़ा सा तेज होता है, फिर थोड़ा सा स्लो होता है। यानी जो स्पाइरल पैटर्न है ये विकास का है। हम सामान्य तौर पे स्ट्रेट लाइन पैटर्न नहीं देखते डेवलपमेंट का। ये विकास का 8वां सिद्धांत था। 9वां सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। 9, 10, 11 जो हम पढ़ने जा रहे हैं। 9 देखिए क्या क्या सिद्धांत हम बताने जा रहे हैं आपको। 9वां है
संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ cumulative एंड रिकैपिचुलेटरी। देखिए, विकास का संचय होता है, एक के बाद एक जुड़ने वाली प्रक्रिया है, और एक अंतराल के बाद पुनः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। अगर आप देखिए, एक इसमें सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको ये बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति क्रिमिनल माइंड है शुरू में, और उसको रोक दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, उसके सुधार का प्रयास किया जाता है, तो कुछ समय तक तो रुक जाएगा, लेकिन जो ही परिस्थितियां उसके अनुकूल होंगी फिर वो उस तरह का व्यवहार करेगा। यानी विकास का एक बहुत बड़ा पैटर्न ये है कि विकास एक के बाद एक जुड़ता जाता है। अगर कोई भी विकास हमारे अंदर आ गया तो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, जो ही अवसर आएगा वो फिर प्रकट होगा। ये विकास की महत्वपूर्ण विशेषता हमें समझनी चाहिए। अब आप जैसे देखिए, इसका उदाहरण हम ऐसे भी ले सकते हैं कि 3 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेजेस हम आगे चर्चा करेंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उसमें हम देखते हैं इस उदाहरण को लेके कि कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं ये 3 स्टेजेस हैं, शैशवावस्था, इन्फेंसी, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, किशोरावस्था, एडोलसेंस। ये 3 अवस्थाओं का जिक्र मैं किस लिए कर रहा हूं कि शैशवावस्था में बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, और वो है सेल्फ लव की क्वालिटी। इस संसार में हम सबको बहुत प्यार करते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त मित्र, बेटे बेटियों को। लेकिन सबसे ज्यादा अगर व्यक्ति को प्यार है तो वो खुद से, उसको हम कहते हैं सेल्फ लव। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नार्सिसिज्म। स्वप्रेम। स्वप्रेम शैशवावस्था में रहता है। हमने आपको बताया कि जो भी विचार बच्चे के अंदर आता है या हमारे अंदर आता है, उसकी समाप्ति नहीं होती, कुछ दिनों के लिए गैप हो सकता है, उसकी फिर पुनरावृत्ति होती है। यानी नार्सिसिज्म शैशवावस्था में है, चाइल्डहुड में ये समाप्त हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, ऐसा लगता है कि स्वप्रेम खत्म हो गया, और किशोरावस्था में फिर वो वापस आता है। और आप देखते हैं कि हमेशा बच्चा शीशे के सामने खड़ा नजर आता है। अब आप सोचिए, एक आजकल एक ट्रेंड चल रहा है मोबाइल में सेल्फी लेने का। वाई वी टेक सेल्फी? हम सेल्फी क्यों लेते हैं? आपने देखा बहुत सारे लोग बहुत सेल्फी लेते हैं। कौन लेता है सेल्फी? जो अपने आप को सुंदर मानता है। तो सेल्फी इज द इंडिकेटर दैट वी हैव द मच सेल्फ लव देन अदर्स। We love ourselves and that's why we take selfie। तो ये साबित करता है कि वो चीज फिर आ गया। कोई भी क्वालिटी, देखिए डेवलपमेंट का ये पैटर्न है कि अगर एक क्वालिटी हमारे अंदर आ गई और दूसरी आ गई, तो ये नहीं कि पहली गायब हो गई तब दूसरी रही। पहली आ गई तो फिर दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई, चौथी भी हो गई, पांचवी भी। सारी क्वालिटी हमारी संचित होती जाती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वालिटी किसी कारण से कुछ समय के लिए रुक जाए, लेकिन उसकी फिर पुनरावृत्ति होगी, जैसा हमने आपको नार्सिसिज्म के प्रश्न पर आपको यहाँ पर देखा है। अब आप देखिए, कोई भी व्यक्ति, हमने आपको पहले बताया कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या वो क्राइम से जुड़ा हुआ है,
तो ये बिल्कुल क्लियर है कि भविष्य में आकर अगर उसने क्राइम करना छोड़ दिया है तो इसका मतलब है उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ा है, उसने उसको छोड़ा है। लेकिन जो ही परिस्थितियां उसके अनुकूल होंगी क्राइम करने की, फिर वो क्राइम करता नजर आएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो स्वप्रेम था उसकी फिर से पुनरावृत्ति होती है। अगर कोई क्वालिटी हमारे अंदर आ गई तो उसका संचय हो गया, वो समाप्त नहीं हो सकती, उसकी पुनरावृत्ति होगी और वो समाप्त नहीं होगी। इसी के लिए हमने कहा इसको कि जो विकास है उसका संचय होता है, उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन वो समाप्त नहीं होगा। अगला देखिए, प्रिंसिपल नंबर 10। हम ये देखते हैं कि विकास के लिए हमारी आनुवांशिकता और हमारा वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों में इंटरेक्शन होता है, दोनों में गुणनफल की प्रक्रिया होती है, तब जाके हमारा विकास होता है। और उसी किससे संबंधित है ये 10वां हमारा सिद्धांत, वातावरण वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत। इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट में एक मल्टीप्लिकेशन होगा तब हमारा डेवलपमेंट होगा। जैसे मान लेते हैं 5 गुण हमें यहाँ से मिले और 6 यहाँ से मिले तो हमारे अंदर कुल 30 गुण हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, प्लस नहीं होता। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इज द इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट रेदर देन प्लस। हम इसमें प्लस नहीं करेंगे, 5 और 6 जुड़ के 11 क्वालिटी हमारे अंदर आ गई। 5 × 6 30, ये हमारी क्वालिटी आएगी, ये हमारा डेवलपमेंट होगा। दूसरा यहाँ पे प्रश्न क्या है कि जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी को हम कहते हैं नेचर, प्रकृति, और इसको हम कहते हैं नर्चर, पोषण। देखिए, अक्सर नेचर अगर हमें लिखा हुआ है तो हम क्या कहते हैं, हमें लगता है कि वातावरण से इसका संबंध होगा। कई बार पेपरों में आता है कि वंशानुक्रम और वातावरण में नेचर से क्या तात्पर्य, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ नेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो नेचर का मतलब ये नहीं है कि आज के आसपास का वातावरण, नेचर का मतलब जो नेचर, जो प्रकृति हम लेके पैदा हुए, यानी उस प्रकृति का संबंध है हेरिडिटी से, और नर्चर जो पोषण मिला हमें उसका संबंध है वातावरण से। नर्चर वातावरण है और जो नेचर है वो हेरिडिटी। ऐसा पेपर्स में पूछा जाता है। और इन दोनों में हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन होता है। दूसरा अर्थ क्या है कि इन दोनों का हमारे डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है। जो हमारा वंशानुक्रम है, जो हमारी हेरिडिटी है, वो हमें लिमिट देती है कि हम कितने लिमिट में रहेंगे, हमें लिमिट में बांधती, सेट्स अस इन लिमिट। द हेरिडिटी सेट्स अस इन लिमिट, हमें लिमिट में बांधती है। हम इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते। हमें लिमिट में बांधने का काम हमारी हेरिडिटी करती है। जैसे कोई कहता है अक्सर हमारी हाइट इतनी ज़्यादा क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमें लिमिट मिली है अपने फादर और मदर से, तो उस लिमिट में हमें रहना है। लिमिट में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो लिमिट में बांधती है। और दूसरा जो एनवायरनमेंट है हमें अवसर प्रदान करता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस लिमिट में हमें ये अवसर मिला हुआ है, अगर अच्छा वातावरण मिला तो हम यहाँ पहुँच गए, खराब मिला तो हम यहाँ पहुँच गए, औसत मिला तो यहाँ पहुँच गए। यानी इस लिमिट में जो एनवायरनमेंट है वो डिसाइड करेगा कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे।
heredity sets the limit of development and environment provides the opportunity of development under that limit. इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होता है तब हमारा डेवलपमेंट देखा जाता है। लास्ट देखिए आप, इसके अलावा इसके जो विकास का सिद्धांत है उसका जो आखिरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 11वां, और वो है निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत। सर्टेन एंड प्रेडिक्टेबल, सर्टेन एंड प्रेडिक्टेबल। डेवलपमेंट इज ए सर्टेन एंड प्रेडिक्टेबल। देखिए सर्टेन एंड प्रेडिक्टेबल क्या है? सूर्य पूरब से निकलता है। अगर हमसे कोई भी पूछे, सर्टेन है, हमसे कोई भी पूछे सूर्य किधर से निकलेगा तो हम कहेंगे पूरब से निकलेगा। लेकिन अगर सूर्य कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी दक्षिण से निकलता होता और हमसे पूछा जाता कि आज सूरज किधर से निकलेगा तो शायद हम नहीं बता पाते। तो यही कुछ पैटर्न हमारे डेवलपमेंट में देखा जाता है बच्चों के, कि वो कुछ पैटर्न को फॉलो करता है जिसकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं पहले ही अब क्या होगा। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक बच्चा अभी बैठता नहीं, तो अगर कोई कहे कि ये बच्चा खड़ा कब होगा तो आप कहेंगे पहले बैठने लगेगा फिर खड़ा होगा, क्योंकि पहले बैठेगा फिर खड़ा होगा फिर चलेगा फिर दौड़ेगा, ये पैटर्न। तो इसमें हम दो सिद्धांत यूज करते हैं उप सिद्धांतों के तौर पर। वी इंक्लूड टू सब थियरीज इन इट, सब प्रिंसिपल इन इट। और वो क्या है देखिए, पहला है मस्तकोधमुखी, इसको हम कह सकते हैं सेफालोकार्डल, यानी सिर से पैर की तरफ। विकास पहले सिर का होगा, फिर धड़ का होगा और फिर पैर का होगा। अगर हम देखें तो बॉडी का जो डेवलपमेंट बच्चे का है वो सिर से पैर की तरफ चलता है, फ्रॉम हेड टू लेग। अगर हम इसका उदाहरण लें कि एक 8 सप्ताह का बच्चा है, 8 वीक का बच्चा जो मां के गर्भ में है, उसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं उसके बॉडी स्ट्रक्चर का क्या होगा। जैसे देखिए एक 8 सप्ताह का बच्चा है जो मां के गर्भ में है, हम कहते हैं उसका 45% हिस्सा सिर होगा, हेड होगा, 35% हिस्सा उसका धड़ होगा, ट्रंक, और 20% हिस्सा उसका पैर होगा। सिर, धड़ और पैर, क्योंकि विकास ऐसे जाता। ये 8 सप्ताह का बच्चा है, जन्म से बहुत पहले की स्थिति है। हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं, देखा तो नहीं है लेकिन हम फील करके बता सकते हैं कि ऐसा होगा। 8 सप्ताह का गर्भ धारण है, 8 सप्ताह का मतलब 2 महीने के बच्चे का बॉडी रेशियो यही होगा। 45% उसका सिर होगा पूरे बॉडी की लेंथ का, 35% उसका धड़ होगा और 20% उसका पैर होगा। ये तो 8 सप्ताह के बच्चे का है, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो वो 40 सप्ताह का जन्म लेता है, 40 वीक का बच्चा जन्म लेता है, और उसकी भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किस रेशियो में बच्चे के ये बॉडी पार्ट होंगे। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका 25% उसके पूरे बॉडी हेड का होता है, पूरे बॉडी पार्ट का जो उसका हेड होता है 25% होता है, 40% उसका ट्रंक होता है, धड़, और 35% उसका लेग होता है, पैर। तो ये रेशियो देखिए, ऐसा नहीं है कि उसका सिर पहले बड़ा था बाद में छोटा हो गया।
यानी सिर उसका पहले बन गया था, क्योंकि विकास सिर से पैर की तरफ चल रहा था। ये तो जन्म के पहले की हमने आपको रेशियो दिखाया। जन्म के बाद आप देखिए, एक बच्चा लेटा हुआ है, सबसे पहले अपना वो सिर उठाता है, फिर वो बैठता है और उसके बाद वो खड़ा होता है। खड़ा होगा सबसे बाद, सिर पहले उठाएगा, यानी अपनी गर्दन तक की मजबूती उसके अंदर पहले आती है, फिर वो बैठना शुरू करता है, फिर वो खड़ा होना शुरू करता है। ये सिद्धांत को हम कहते हैं मस्तकोद्मुखी। इसको हम ऐसे भी कहते हैं सिर से पैर की तरफ सिद्धांत, और सामान्य तौर से इसको हिंदी में भी कई बार लिख देते हैं सेफालोपोड। अगला सिद्धांत इसका है, इसका दूसरा पार्ट है निकट दूर। निकट दूर का सिद्धांत, प्रॉक्सी मोडिस्टर। निकट दूर का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? पहले बॉडी के हार्ट के नजदीक वाले अंग यानी सेंटर पहले डेवलप होगा, दूर के अंगों का विकास बाद में होगा। जैसे मान लेते हैं ये बच्चे का सिर है, ये इसका हार्ट, तो विकास सिर से पहले हार्ट तक तो आ गया इस प्रोसेस से, और हार्ट से अब विकास बाहर की तरफ चलेगा इस तरह से। तो इस बाहर वाले पोर्शन को जब हम सेंटर से बाहर की तरफ चलते हैं, इसको केंद्र से परिधि की तरफ भी बोलते हैं, सेंटर टू आउटसाइड भी बोलते हैं, हृदय से बाहर की। जैसे अब अगर हम इस तरह से हाथ को देखें तो पहले ये अंग ऐसे बढ़ते जाएंगे और इनमें मजबूती भी जन्म के बाद ऐसे आते जाएगी। आप देखते हैं पहले बच्चा ऐसे उठाता, बाद में उंगलियों से उठाता है। तो विकास की अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चा खड़ा सबसे बाद में होता है, यानी इस प्रोसेस को पकड़ा जाता है कि बच्चा खड़ा सबसे बाद में होता है, तो कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है? हम कहते हैं मस्तकोद्मुखी। लेकिन जब हम ये प्रश्न करते हैं कि बच्चे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल सबसे बाद में करते हैं, पैर और हाथ का नाम नहीं लिया, केवल उंगलियां सब बोला जाता है, तो ये होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ आने के बाद इधर बाहर की तरफ डेवलपमेंट जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए, एक बार प्रश्न में पूछा भी गया था कि विकास का कौन सा क्रम असत्य है, इज नॉट ट्रू। उसमें था कि विकास हृदय से बाएं हाथ की तरफ चल रहा है, हृदय से दाएं हाथ की तरफ चल रहा है, हृदय से पैर की तरफ चल रहा है, हृदय से सिर की तरफ चल रहा है। तो ये पैटर्न गलत था, क्योंकि विकास सिर से पैर की तरफ जब चलता है तब वो हार्ट तक आ चुका होता है, यहाँ से आने के बाद डेवलपमेंट बाहर की तरफ भागता है। तो ये हमें लगा कि विकास का ये जो क्रम है वो बाहर की तरफ है, परिधि की तरफ है, इसलिए कई बार इसको लोग कहते हैं केंद्र से परिधि का भी सिद्धांत, केंद्र से बाहर का सिद्धांत, हार्ट से बाहर का सिद्धांत, तो जिसको हमने नाम दिया निकट दूर का सिद्धांत। तो दो तरह का सिद्धांत है जिसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, यानी डेवलपमेंट एक निश्चित प्रक्रिया है और उसको हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये विकास का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद हुआ हो तो आप मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।